हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रशिया विजिट के बारे में। और डिफेंस एक्सपर्ट इस विजिट को किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या कुछ गेम चेंजिंग एफर्ट रशिया के द्वारा देखने को मिल सकते हैं इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजिट के दौरान, और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चाएं अभी से शुरू हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और रशिया के जो संबंध है वो काफ़ी पुराने हैं। इनफैक्ट सोवियत यूनियन से लेकर रशिया बनने तक का सफर जो रहा है वो भारत के साथ ही तय हुआ है। और भारत में अगर आप गौर से देखें तो अधिकतर जो रक्षा उपकरण है वो आपको रशियन ओरिजिन के देखने को मिलेंगे, फिर चाहे T-72 टैंक हो, T-90 भीष्म हो। इसके अलावा अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो MiG-21, MiG-27, MiG-23, इसके अलावा MiG-29 और सुखोई 30 MKI भी रशियन ओरिजिन के हैं। और ऐसे में भारत और रशिया के जो सैन्य संबंध हैं ये काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं। और भारत ने अभी हाल ही में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील भी फाइनलाइज करी है, जिसमें से जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत में आने शुरू भी हो गए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अपने थर्ड टर्म की शुरुआत करी है तो वो पहली बायलैटरल विजिट जो रशिया की है इसकी तैयारी कर चुके हैं। और इस महीने के अंत तक ये विजिट हो सकती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है, जहां पर वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलेंगे। और कई मुद्दे हैं अहम जिनमें भारत और रशिया के बीच में बात होगी। और जो एक रिपोर्ट सर्कुलेट की जा रही है इससे जुड़ी ब्लूमबर्ग की, तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर रशिया भारत को एक बार फिर से FGFA प्रोग्राम में कोलैब करने के लिए इंसिस्ट कर सकता है, भारत से रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक बार फिर से भारत इस पूरे प्रोसेस को रिवीजन में रखे और इसको ज्वाइन करे, क्योंकि रशिया का ये मानना है कि अब वो Su-57 फैलन का ट्विन सीट वेरिएंट विकसित कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में मनमुटाव का एक प्रमुख कारण ये भी रहा था कि जब भारत ने FGFA प्रोग्राम को ज्वाइन किया था तो उसमें भारत ने इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की डिमांड करी थी। यहाँ पर एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ से लेकर के जो सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन है ये भी भारत ने सामने रखा था। भारत को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए था जो कि ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिले, लेकिन उस समय रूस की तरफ से भारत के इस प्रस्ताव को नज़रअंदाज किया गया या यूं कह लें ठुकराया गया। और बाद में चीज़ें भारत के अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चली और भारत 2018 में खुद को बाहर कर लेता है इस प्रोग्राम से और अपने एमका प्रोग्राम पर फोकस करता है। लेकिन अब माना जा रहा है कि रूस का एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई पड़ा है। रूस को इस समय किसी कोलैबोरेटर की या यूं कह लें पार्टनर की तलाश है जिनके साथ वो इस डेवलपमेंट प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक कर सकें। और भारत से ज़्यादा आदर्श कस्टमर उनको कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि भारत का एक लंबा इतिहास रहा है रशियन फाइटर्स को ऑपरेट करने का। और इसलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट के दौरान रशिया Su-57 फैलन से जुड़े नए ऑफर भारत के सामने रख सकता है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर यह दावा किया गया था कि रूस इनका जॉइंट जो प्रोडक्शन है वो करने के लिए तैयार था, जहाँ पर एक बार एक काफ़ी अजीब प्रस्ताव रखा गया था जहाँ पर ट्राइलैटरल प्रोडक्शन को जोर दिया गया था, जहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात, रशिया और भारत को साथ में मिलकर के इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का निमंत्रण मिला था। और ऐसे में कहा जा रहा था कि जो कॉस्ट थी ये भी काफ़ी रीजनेबल होती और एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन भी फास्ट ट्रैक होता, लेकिन उसमें भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद रूस एक बार फिर से ऑफर को लेकर सामने आता है और कहता है कि ट्विन सीट वेरिएंट वो विकसित करने के लिए तैयार है। इसके अलावा इसमें इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए भी वो तैयार हो गए थे और इंडिया के हिसाब से जो कस्टमाइजेशन थी वो भी करने के लिए वो ये तैयार थे। लेकिन अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी संकेत ऐसे नहीं आए जहां पर FGFA को ज्वाइन करने की बात की गई हो, क्योंकि भारत एमका को लेकर प्रतिबद्ध है। और बीच में भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर का एक आर्टिकल सामने आया था जहां पर ये कहा गया था कि अगर चाइना पाकिस्तान को 2028 तक ये संभावना है कि FGFA दे सकता है, यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट दे सकता है, तो भारत को निस्संदेह 1 से 2 स्क्वाड्रन कंसीडर करनी चाहिए। लेकिन भारतीय वायुसेना ने कभी भी ऑफिशियली इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का मानना है कि एमका उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और तब तक जो राफेल फाइटर्स हैं, सुखोई 30 MKI हैं और तेजस एयरक्राफ्ट हैं, इनसे भारतीय वायुसेना अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेगी। एक तरफ जहां Su-57 फैलन का ऑफर दिया जा रहा है, तो वहीं आपको याद होगा कि जो हमारा जो Su-75 को लेकर पर्सपेक्टिव था उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि Su-75 चेकमेट को लेकर के हम ये सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना उसको इंटरेस्टेड लेकर नहीं थी, लेकिन रशिया एक बार फिर से उस ऑफर को नए सिरे से प्रस्तुत कर सकती है। Su-75 बेसिकली एक सिंगल इंजन का स्टेल्थ फाइटर है जो कि रशिया के द्वारा अंडर डेवलपमेंट है और माना जा रहा है कि 2026 तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। इसमें आपको डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट देखने को मिलते हैं, जिसको हम DSI इनलेट कहते हैं। वी टेल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है।
इंटरनल वेपन बेस देखने को मिल जाती है, जिसमें जो हथियार है वो इंटरनली ये कैरी करने में सक्षम होता है, जिसकी वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम हो जाता है। ये मैक 1.8 कैपेबल एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज होगी ये 3000 किलोमीटर के आसपास होगी। ये अपने साथ तकरीबन 7 टन तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और ये 6 टारगेट को एक साथ स्ट्राइक करने में भी सक्षम है। यानी इसकी वेपन कैरिंग जो कैपेसिटी है ये काफ़ी इंप्रेसिव है और काफ़ी मैसिव है और इसीलिए रशिया से इसको लेकर कॉन्फिडेंट है कि इस कैटेगरी में इससे ज़्यादा कैपेबल स्टेल्थ फाइटर नहीं होने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि जब बात सिंगल इंजन फाइटर की होती है तो सीधा इसका कंपटीशन हो जाता है F-35 लाइटनिंग II और चाइना के FC-31 से। और अभी ये एयरक्राफ्ट क्योंकि अंडर डेवलपमेंट है, इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसको किसी एयरक्राफ्ट से कंपेयर करना बेईमानी होगी। अब इंजन की बात करें तो इंजन को लेकर के अभी तक कंफ्यूजन थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इसमें ठीक वही इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जिससे करंट SU-57 की फ्लीट पावर्ड है, यानी कि इसमें AL-41 F-1 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इस तरह के एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी पावरफुल माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस इंजन के साथ सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने में सक्षम होगा। अब एवियोनिक्स और आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें हमें ओपन आर्किटेक्चर एवियोनिक्स सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि मेट्रोस्कार डायग्नोस्टिक के साथ हमें देखने को मिलेगा। इसमें लो कॉस्ट ऐसा रडार डेवलप किया गया है जो कि विकसित किया जाएगा और ये रडार NIIP रडार डिजाइन ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है और इसमें बहुत सारे एवियोनिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हैं वो SU-57 फैलन से बोरो किए गए हैं ताकि इसकी कॉस्ट को कम रखा जा सके। पोटेंशियल ऑपरेटर की बात करें तो इस समय भारत इकलौता नहीं है, बल्कि इसके लिए रशिया जो है अर्जेंटीना, वियतनाम, ईरान और अफ्रीकन नेशन के साथ संपर्क में है। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात को भी इसका ऑफर किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा पोटेंशियल बायर रशिया अगर किसी देश को मानता है तो वो इंडिया है। इंडिया को लगातार टारगेट किया जा रहा है इस प्रोग्राम के लिए और इंडिया की हेजिटेशन अभी तक इस प्रोग्राम को लेकर स्पष्ट बनी हुई है, क्योंकि भारत के डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अभी एयरक्राफ्ट क्योंकि बन के तैयार नहीं है और एक बार अगर रशिया में कंडीशन नॉर्मल होती तो भारत इस प्रोग्राम को कंसीडर भी कर सकता था। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, लगातार रशिया सैंक्शन की मार झेल रहा है, रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं प्रभावित हुई हैं, तो ऐसे में भारत अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है तो भारत के डिफेंस एनालिस्ट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या तय किए गए समय सीमा के अंतर्गत ये एयरक्राफ्ट भारत को मिलेंगे भी या नहीं। वैसे भारत ने कभी भी ऑफिशियली इस तरह के एयरक्राफ्ट को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, लेकिन रूस लगातार इसको इंसिस्ट कर रहा है। रशिया ने तो यहाँ तक कहा है कि इवन MRFA के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसकी यूनिट कॉस्ट जो है वो उससे कम आएगी। हालांकि उन्होंने कभी भी यूनिट कॉस्ट के बारे में खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनका दावा है कि SU-75 चेकमेट दुनिया का सबसे सस्ता 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। लेकिन भारत के जिस प्रकार के अनुभव SGFA के साथ रहे हैं, SU-57 फैलन प्रोग्राम में रहे हैं, देखकर काफी मुश्किल लगता है कि भारत इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करेगा। आपको क्या लगता है कि भारत को SU-75 या SU-57 फैलन की तरफ देखना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए, अगर पाकिस्तान को 2028 तक FGFA मिलने की संभावना है तो उस स्थिति में भारत के लिए एडिशनल राफेल का डिसीजन सही रहेगा या फिर FGFA का डिसीजन सही रहेगा? इसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।